वेलकम बैक टू नैन्सरू क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। नैन्सरू क्लासेस के द्वारा चलाए जा रहे सीटेट के क्रैश कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पेन और कॉपी साथ में ही लेकर बैठा करिए, जिससे आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती या फिर कोई भी टर्मिनोलॉजी जो आपको नहीं आती है, एक बार आप उसको नोट ज़रूर कर लिया करिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या अनावश्यक है। पहले तो ऑप्शन जो आपके दिए गए उनको रिजेक्ट करिए आप, अनावश्यक तो कभी नहीं है। अब बात आती है साध्य की कि साध्य क्या होता है। तो साध्य हमारा उद्देश्य या लक्ष्य होता है। किसी भी चीज़ का जो उद्देश्य है या जो आपका लक्ष्य है वो आपका क्या होता है, वो हमारा साध्य होता है। साधन क्या होता है, साधन वो होता है जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता करते हैं। तो क्या होते हैं, आपके उद्देश्य या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपकी सहायता करते हैं वो आपके साधन होते हैं। तो आप समझ गए होंगे आपका लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। आप समझ गए हैं कि आपका लक्ष्य उद्देश्य क्या है। उसके लिए आपकी पाठ्य पुस्तकें साधन का कार्य करती हैं। किसका, साधन का कार्य करती हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं, इन्हीं की सहायता से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आप समझ गए होंगे साध्य का मतलब है आपका उद्देश्य या लक्ष्य, और साधन का मतलब है जिसकी सहायता से हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कहानी सुनने से क्या होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। और यहाँ पर हम अपना लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा यहाँ पर दूर होगा आपसे। लास्ट ऑप्शन ये है कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। किसका, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनने से। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको असत्य कथन यहाँ पर छांटना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बाकी का सी और डी ऑप्शन भी देख लीजिए। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। डी ऑप्शन है आपसे कि सुधार के नाम पर ही की जाने वाली टिप्पणियां पर निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बताइए इनमें से आपका कौन सा सही होगा। आपको यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो भाषा शिक्षा के संदर्भ में असत्य कथन हो। कौन सा, आपको यहाँ पर असत्य कथन छांटना है। ठीक है, जो आपका असत्य होता है। तो बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, ये तो सही है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ठीक, क्योंकि विद्यालय के पहले घर ही उनका जो है एक अनौपचारिक शिक्षा के रूप में कार्य करता है। ये भी आपका करेक्ट है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में आपका जो है सहायक होता है, ये बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, पाठ में दिए चित्रों का क्या विशेष उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, जब कभी भी आप छोटे बच्चों की पुस्तकें देखेंगे, अगर उनको आ से अनार भी सिखाया जाता है ना, तो आ से अनार, यहाँ पर अनार का चित्र बना रहता है। ठीक है, कभी भी आप देखिएगा बच्चों की, छोटे बच्चों की पुस्तकें, मान के चलिए कोई कविता है हवा हवा करके, तो हवा को दिखाया जाएगा, हवा को दिखाया जाएगा। ठीक, तो बच्चों में जो है ये चित्र, जो बच्चों की पुस्तकें होती हैं, इनमें चित्र का उद्देश्य क्या हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बच्चा है वो चित्रों के माध्यम से जल्दी सीख लेता है। अगर उसको चित्र दिखा देंगे, जैसे अगर मैं आपको यही बार बार एक ही एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप उसको का से कबूतर बताएंगे तो संभावना है कि भूल जाए, लेकिन अगर उसको का से कबूतर आपने पढ़ाते टाइम चित्र दिखा दिया कि ये है कबूतर बेटा देखो, तो उसकी जो लर्निंग है वो स्थायी हो जाएगी। और कोई भी लर्निंग स्थायी होगी तभी उसको लर्निंग कहेंगे। ठीक है, अस्थायी लर्निंग आपकी कोई लर्निंग नहीं होती। अधिगम हम उसको ही कहते हैं जो स्थायी होती है, जिससे हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि का से कबूतर उनको पढ़ाते टाइम आप कबूतर का पिक्चर उनको दिखाएं। ठीक, यहाँ पर एक बार अपने ऑप्शन देखिए, चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, क्या ऐसा उद्देश्य होगा।
चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अब देखिए, छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है कि कबूतर कौन है, तोता कौन है। जैसे आपने कहा कबूतर, तोता, आप पक्षी पढ़ा रहे हैं, कबूतर, तोता, आपने गौरैया भी बता दिया। अब बच्चा कैसे पहचाने कि कौन सा कबूतर है, कौन सा तोता है और कौन सी गौरैया है? उसको कैसे समझ आएगा, है ना? आपने पक्षियों के नाम बताए कि बेटा देखो ये पक्षी होते हैं, बट बच्चे को नहीं पता है कि कौन सा पक्षी कौन सा है। उसने तो आसमान में उड़ता हुआ देखेगा, वो बोलेगा देखिए मम्मी वो जा रहा है पक्षी, देखिए मम्मी वो है, मतलब जो भी बोलेगा वो। लेकिन उसको ये नहीं पता ना कि कौन सी गौरैया है, कौन सा कबूतर है, कौन सा तोता है। अब आप अगर पिक्चर उसको दिखा देंगे तो बच्चे के लिए जो अमूर्त है, अभी ये क्या है, अमूर्त है। अभी आपके लिए, बच्चे के लिए क्या है, तोता अमूर्त है। अमूर्त का मतलब है जिससे वो देख नहीं सकता। आपने यहाँ पर तोता बताया बच्चों को पक्षियों के नाम में, तो ये तो अमूर्त हुआ ना बच्चे के लिए। ठीक, इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि बच्चे के लिए यहाँ पर तोता अमूर्त के रूप में कार्य करेगा। अब इस अमूर्त को आपको क्या करना है, समझाना है बच्चे को। तो आप क्या करेंगे, चित्र दिखाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे को पता चल जाएगा कि तोता कैसा होता है। तोता ग्रीन कलर का होता है, तोते की चोंच कैसी होती, कई सारी चीज़ें यहाँ पर आप उसको ऑब्जर्व करवाएंगे। जब उसके सामने गौरैया, कबूतर और तोता बिठाया जाएगा तो वो आसानी से बता देगा कि ये तोता है। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया कि तोता ग्रीन कलर का होता है। कबूतर पर जब आप आएंगे तो कबूतर का आप चित्र दिखा देंगे, कबूतर की प्रॉपर्टीज़ बता देंगे कि थोड़ा सा स्लेटी सा होता है, तो वो आसानी से जब उसके घर में आप बताएंगे कि किस तरीके से आवाज़ करता है कबूतर, तो जब भी उसके घर में उसी तरीके की आवाज़ आएगी तो बच्चा एक बार ज़रूर कहेगा मम्मी कबूतर बोल रहा है। ठीक, जैसे आप गौरैया को समझाएंगे कि गौरैया बहुत ही प्यारा सा पक्षी होता है और आप अक्सर गौरैया को देखो किस फॉर्म में देखते हैं। अगर आप उसको एक बार समझा देंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ, चित्र के माध्यम से सिखाने से बच्चा कभी नहीं भूल सकता है। वो आराम से बता सकता है कि 3 पक्षी अगर होंगे उनमें से कि कौन सा गौरैया है, कौन सा कबूतर है, कौन सा तोता है। अगर आप चित्र नहीं दिखाएंगे तो बच्चा हर किसी को हो सकता है कबूतर को तोता बोल दे, तोता को कबूतर बोल दे, कुछ गारंटी नहीं है इस चीज़ की। तो आप समझ गए होंगे कि चित्रों का उद्देश्य क्या होता है, कि चित्र जो है अमूर्त संकल्पना है। अमूर्त यानी कि जिन्हें देखा नहीं है, जिनको देख नहीं सकते, उनको समझाने में सहायता करता है। अब जैसे बच्चे को हवा समझाना है तो हवा कैसे समझाएंगे, चित्र के माध्यम से ही तो समझाएंगे ना हवा, क्योंकि हवा का तो कोई स्वरूप है नहीं है। लेकिन बच्चे को समझाना है हवा क्या है, तो बच्चों की जब पुस्तकें देखेंगे आप तो हवा भी बनी रहती है। इस तरीके से लहराती हुई हवा भी बनाई जाती है। हो सकता है यहाँ पर लड़की के बाल लहराते हुए दिखा दिए जाएं, बच्चे की पुस्तकें देखना आप, तो क्या हो गया, अब बच्चों के जो चित्र हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने एक कहानी पढ़ी होगी, सभी लोग पढ़ते हैं, वो मतलब उठकर बच्चे मंजन करते, मंजन करके रोज नहाते, ऐसा कुछ आपने देखा था। तो आपने देखा कि जो पुस्तक है ना, यहाँ पर कविता अगर लिखी है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, जो भी आपका कंटेंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बगल में बना रहता है। बच्चा ब्रश कर रहा है, बच्चा फ्रेश हो रहा है, बच्चा यहाँ पर जो है तैयार हो रहा है, बच्चा यहाँ से स्कूल जा रहा है, कई सारी चीज़ें उसमें बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को आपको अमूर्त संकल्पना को समझाना है। कैसे समझाएंगे उसको, इसीलिए वो चित्र होते हैं। आई होप इतने एक्सप्लेनेशन से अब आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। वे सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, सीटेट की परीक्षा में अच्छे मार्क्स वही स्टूडेंट ला पाता है जिसके सोचने विचारने का तरीका जो है कैसा होता है, अच्छा होता है। अगर आप में सोचने विचार करने की क्षमता है तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। आप कभी भी देखना, सीटेट में जो टॉपर रहते हैं उनको नहीं पता है कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, मतलब उनका जो एक सिद्धांत है उसके उपनाम कौन कौन से। उनको मेन पता होगा संबंधवाद का सिद्धांत, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि इसको सुख और दुख का सिद्धांत कहते हैं, इसको आप जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, इसको आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। क्यों नहीं पता? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने सीटेट को सिर्फ इस बेसिस पे समझा कि सीटेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आप अपने दिमाग से सही यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। आप कभी भी देखना कि सीटेट का टॉपर होगा, उससे पूछना ये क्वेश्चन, उसको नहीं पता होंगे। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीटेट के पेपर में आपका मैटर करता है आपकी सोचने की क्षमता, आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं। ठीक,
तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रट के जाने से कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि भाषा में जो त्रुटियाँ होती हैं वो कैसी होंगी, तो आप आसानी से इसमें आंसर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा है आपको यहाँ पर सोचना है कि क्या हो सकता है, यहाँ पर बताइए कौन सी संभावना है। तो आप कहेंगे कि वे सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। जो त्रुटियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, वो हमारे सीखने का, ना केवल बच्चों के बल्कि हमारे खुद के सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। हमसे भी त्रुटियाँ होती हैं जो समय के साथ ही दूर होने लगती हैं, क्योंकि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे किसी काम में तो वो दूरियां फिर होंगी ही नहीं। आज हमसे गलती हो रही किसी काम को करते टाइम, लेकिन कल हम वही काम करेंगे तो हो सकता है थोड़ी कम गलती हो, परसों फिर करेंगे तो हो सकता है गलती हट ही जाए, है ना। अगला यहाँ पर देख लीजिए, आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियाँ ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। तो लिखित कार्य की जांच करने से, बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है बताइए, कि आपने लिखित कार्य दिया, इसकी जांच करने में अब आप बच्चों की सहायता ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री, हस्तलिखित का मतलब है जो हाथ से लिखा गया, होमवर्क तो बच्चे हाथ से ही लिखेंगे ना, हस्तलिखित जो कार्य है, जो आपका लिखित जो कार्य है वो तो हस्तलिखित ही होगा ना, हाथ से लिखा हुआ। तो हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर, अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो अब आप टीचर बन जाएंगे तो ये जरूर करवाइएगा बच्चों से। अगला है लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, इससे बच्चे सांस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे। तो लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में जो है स्थान दिया जाना चाहिए। तो क्यों देना चाहिए, ऐसा क्यों है बताइए। इससे क्या होगा, इससे बच्चे जो हैं संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होंगे। हमें हमारी संस्कृति से जरूर परिचित होना चाहिए। बात आती है कि संस्कृति क्या है। संस्कृति वही होती है समाज में व्याप्त जो आपके गुण हैं। तो किसी भी समाज में व्याप्त, ऐसा नहीं है कि आपके सभी में, कोई भी समाज आप उठा के देख लीजिए, किसी भी समाज में व्याप्त जो गुण हैं, इन्हीं गुणों को संस्कृति कहते हैं। हर किसी समाज का अपना एक अलग गुण होता है, वही उनकी संस्कृति होती है। क्या होती है, वही उनकी संस्कृति होती है। फिर से सुन लीजिए, संस्कृति किसे कहते हैं, किसी भी समाज में व्याप्त गुणों को ही हम संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। ठीक, आप कोई भी समाज उठा के देख लीजिए, हर किसी समाज की अपनी अलग ही संस्कृति होगी, अपने अलग गुण होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इधर होगा, 1 मिनट आप दीजिएगा। क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों की तत्काल नष्ट कर देना, आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो बताइए आपको क्या करना चाहिए कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। क्या होगा, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावक से विचार विमर्श करना। अब एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, इस चीज़ को ध्यान से समझना। मान के चलिए कि ये भी ऑप्शन में है, ठीक है, एक और इससे बेस्ट ऑप्शन आपको दे दिया जाता है, तो वहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन आपका टिक होगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका ये वाला होगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आप इसको रट लेते हैं, मैं यहाँ पर यही समझा रही कि अगर रट के भी जाएंगे तो क्या होगा। आपने ये लाइन रट ली, ठीक है, ये भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान ये होगा, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है रट के। अगर इससे बेस्ट ऑप्शन कोई और मिल जाता है तो आप उस पर मूव कर जाएंगे, आप उस पर जंप कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला बेस्ट है। यहाँ पर आपका बुद्धि और विवेक जरूर से काम करना चाहिए। अगला यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। विशेषणों के कितने और कौन से वेद होते हैं। प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम के वेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। देखिए, आप इसमें तो मुझे नहीं लगता कि सोचने की भी आवश्यकता है, तुरंत आप टिक कर सकते हैं कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप जो है किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानेंगे कि लेखक ने जो है बारिश का वर्णन किया है। अब आपका यहाँ पर टास्क है कि आप उस भाषा, उस जो बारिश संबंधी जो आपकी यहाँ पर जो भी उसने वर्णन किया है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में,
अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर अपने अनुभव लिखिए कि आपने क्या अनुभव किया उसको पढ़ के। ये होता है आपका हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में सबसे बेस्ट क्वेश्चन। आगे टीचर बनेंगे, करके देखिएगा सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर आप अपने अंदर एप्टीट्यूड विकसित कर रहे हैं। क्या? एप्टीट्यूड विकसित कर रहे हैं। यही एप्टीट्यूड तो आपके काम आने हैं जब आप टीचर बन जाएंगे। क्यों पढ़ रहे हैं आप ये सब? इसीलिए पढ़ रहे हैं, आप अपने एप्टीट्यूड विकसित कर रहे हैं। आप पूरी प्रोसेस में हैं यहाँ पर, ठीक है, पूरी प्रोसेस में हैं आप यहाँ पर, ठीक है, टीचर बनने की। आप मान के चलिए कि 80% आप बन चुके हैं। जिसने पढ़ाई की है वो 80% बन चुका है। अब 20% के लिए इतना ये मारामारी परीक्षा की है आपकी, ठीक। ज़रूरी नहीं है, देखिए चीज़ों को हमेशा याद रखना कि सिर्फ पेपर में अच्छे मार्क्स लाना ही ज़रूरी है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि पेपर में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो घर में एक अलग वो होता है, भौकाल होता है, और घर वाले भी किसी को बताते हैं तो अलग भौकाल होता है। अगर किसी लड़की की सगाई होनी होती है तो वहाँ पर भी मार्कशीट काम में आ जाती है। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि मार्क्स चाहे एवरेज रह जाएँ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मार्क्स चाहे एवरेज रह जाएँ, लेकिन टीचर जब आप बने तब आप एवरेज ना रहें, तब आप एवरेज से ऊपर रहें। ये मैं चाहती हूँ। मार्क्स एवरेज रहें चलेगा, ये आपका चल जाएगा, लेकिन जब आप टीचर बने ना तब आप एवरेज ना रहें, तब आप ऊपर रहें, हमेशा एवरेज से ऊपर रहें। ये मेरी आप सभी से मनसा है और यही आप कर रहे हैं अभी आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अभी आप दोनों ही चीज़ें कर रहे हैं। एक तो एप्टीट्यूड भी विकसित कर रहे हैं, साथ ही साथ मार्क्स के पीछे भी भागना है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ एक ज़रूरी है कि 100+ मार्क्स आता है तो देखने में भी खुद को सांत्वना मिलती है। जैसे मैं हूँ तो मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि मुझे तो 120+ चाहिए है। मुझे मतलब मैं कहूँगी कि मुझे एकदम, मैं उसमें लीन हो चुकी थी कि मुझे 120+ चाहिए है। अगर मैं 120+ नहीं लाई तो क्या मुँह दिखाऊँगी घर में कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की और फिर मेरा भी नहीं आया। तो फिर वो देखिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है। मेरा 121 आया, आप सोचिए आप कि जो मैंने सोचा उससे जस्ट +1 आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये तो बहुत सही तरीके से काम कर गया। ये आपके माइंड का खेल होता है, इस चीज़ को आप मतलब समझ गए होंगे। मैं बीच बीच में इसलिए आपको बताती रहती कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है पढ़ाई के दौरान। जितना है जो है दिमाग से आपको करना है वहाँ पे पेपर। कोई रट के जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक। ये क्वेश्चन तो मैं भूल ही गई थी। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षक के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है ये थोड़ा जान लेते हैं। देखिए साधारण भाषा में समझिए, आप तुरंत समझ जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास जिसमें आपके चिंतन, विचार करने की क्षमता और आपकी जो बौद्धिक प्रक्रिया है वो शामिल होती है, ये होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। आपकी संज्ञानात्मक विकास एक तरीके से एक बौद्धिक प्रक्रिया ही होती है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। आप आसानी से समझ गए होंगे, चिंतन, विचार करने की क्षमता इसी में आती है आपकी, ठीक। कहा जा रहा है आपसे कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जो है किस लिए है? क्या ये कक्षा की जटिलता को बढ़ाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर रूढ़िवादी होगा ना कोई, आप लोगों में से कोई एकदम ही इस तरीके का होगा कि यार ये तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग हो रहा है तो क्लास को डिस्टर्ब कर देंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जटिलताएं नहीं बढ़ती हैं। शिक्षक के लिए गहन समस्या है, शिक्षक के लिए कभी भी कोई चीज़ समस्या बन ही नहीं सकती, क्योंकि आप टीचर हैं, आपके अंदर ही सब कुछ है और आपसे ही बच्चे सीख रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रतीक हो, आप समाज का प्रतीक हो। आपसे न जाने कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, ना केवल बच्चे, पूरा समाज आपसे प्रभावित होता है, क्योंकि आप भी उस समाज का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, आप बच्चों के माता पिता से, आप हर इंसान से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देना कि टीचर के लिए कोई चीज़ समस्या नहीं हो सकती। हर बच्चा, चाहे वो गंदा हो, चाहे देखने में सुंदर हो, चाहे बड़ा कितना भी क्यूट सा क्यों ना हो, सब आपके लिए बराबर है। क्यों? क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, है ना। तो आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि चाहे गंदा बच्चा हो, चाहे सुंदर बच्चा हो, चाहे बहुत सुंदर बच्चा हो, सब आपके लिए बराबर है, ठीक है। अगला है आपसे, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। मैंने कहा कि एक से अधिक जो भाषाएं हैं वो बच्चे को मजबूर कर देती हैं, किसके लिए? चिंतन के लिए, तर्क करने के लिए। इससे उनका बौद्धिक विकास होता है, इसीलिए संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। जब मैं आपको आगे चल के वाइगोत्स्की, प्याजे और सबसे महत्वपूर्ण ब्रूनर को पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके संज्ञानात्मक विकास में, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, संज्ञानात्मक विकास में भाषा और विचार कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपके जो प्याजेट हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने चिंतन में भाषा को महत्वपूर्ण नहीं माना। किसमें? चिंतन में भाषा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना ही नहीं, प्याजेट ने। इनकी सबसे बड़ी कमी यही रह गई। इनकी कमी क्या रह गई प्याजे की? कि इन्होंने भाषा को स्थान नहीं दिया। किसने? प्याजे ने। लेकिन कभी सोच के देखिएगा, भाषा वो संकेत होती है। भाषा क्या करती है? हमें संकेत देती है,
हमें ये भाषा क्या होती है, संकेत देती है जिसके थ्रू हम अपने विचारों को जो है यहाँ पर व्यक्त कर पाते हैं। अगर भाषा ही नहीं होगी तो क्या हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे? कभी नहीं। सोच के देखना इस चीज़ को कि अगर आपके पास संकेत ही नहीं किसी भाषा के, तो आप क्या उस भाषा को व्यक्त कर पाएंगे? मान के चलिए कि मैं कंप्यूटर साइंस की एक जो है स्टूडेंट रही हूँ। मेरे पास उस टाइम हम मेरे पास जो है कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी नहीं थी। टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दकोश, मेरे पास टर्मिनोलॉजी नहीं थी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ना होने के कारण जो है मैं उस टाइम कुछ भी बोलने के काबिल ही नहीं थी। बल्कि ऐसे बच्चे मेरे ही क्लास के कुछ ऐसे थे जो सीबीएसई बोर्ड से थे। किससे? सीबीएसई बोर्ड से थे। जिस वजह से उनको जो है कंप्यूटर उनका सब्जेक्ट रहा, और जो सी प्लस होता है, जावा होता है, इनका सब्जेक्ट रहा पहले। लेकिन मेरा नहीं था। मैं कहाँ गांव की जो है छोटे से स्कूल में पढ़ के गई, सरकारी स्कूल में पढ़ के गई, तो मेरे पास टर्मिनोलॉजी नहीं थी, इनके पास थी। मतलब इनके पास क्या था? टर्मिनोलॉजी थी। इनके पास उस भाषा को व्यक्त करने के, कंप्यूटर की भाषा को व्यक्त करने के संकेत थे, जिस वजह से ये अपने विचार प्रस्तुत कर पा रहे थे। और यही संकेत तो हमारी भाषा है। भाषा ही तो हमें संकेत देती है। क्या बिना संकेत के आपकी भाषा हो सकती है? अगर आप विचार प्रस्तुत करना है तो आपके पास भाषा होनी चाहिए। बिना आपके भाषा के आप अपने विचार प्रस्तुत कर ही नहीं सकते हैं। तो यहीं पर आपके प्याजे फेल हो गए। आए बाइगोत्स्की ने फिर क्या माना? इन्होंने जो है महत्व दिया। उसके बाद आपके ब्रूनर आ गए। ब्रूनर ने जो है क्या कहा कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपके ब्रूनर का कहना है। ठीक, आप पढ़ेंगे आगे सारी चीज़ें समझेंगे वहाँ पर। तो संज्ञानात्मक विकास में आपके सहायक हैं। अगला देखिए यहाँ पर, अगला आपसे कुछ इस तरीके से कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और उनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। आप बताइए इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इतना समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप समझ गए हैं मेरी मतलब देखिए, आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आप मेरे भी माइंड को अब समझ ले गए होंगे। सीडीपी के थ्रू यही तो होता है, आप समझ गए होंगे कि अरे मैम किस तरीके का सोचती हैं और किस तरीके का आपको यहाँ पर सोचना है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ेंगी। जब कभी भी आप बच्चे को उनके परिवेश से जुड़कर सिखाएंगे, यकीन करिए बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहला तो उसके अंदर रुचि जागृत होगी। अगर बच्चे के अंदर रुचि जागृत हो गई ना, तो रुचि ध्यान की माँ होती है। किसकी माँ है ये? ध्यान की माँ है। रुचि को ध्यान की माँ कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहला काम आपने क्या कर दिया? बच्चों के अंदर रुचि डेवलप कर दी परिवेश से जोड़कर। अगर आप परिवेश से नहीं जोड़ेंगे, जैसे साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर आप परिवेश से नहीं जोड़ के सिखाएंगे, कभी नहीं बच्चा सीख पाए। सीख भी जाएगा तो अस्थायी सीखेगा, मतलब टेम्प्रोरी होगा, उसका स्थायी लर्निंग नहीं होगा, टेम्परेरी होगा। थोड़ी देर के लिए सीख लेगा, फिर भूल जाएगा, अगले दिन ही भूल जाएगा। आप आएगा बच्चा, अगले दिन पूछना कि बेटा कल मैंने क्या पढ़ाया था, इसमें क्या है, नहीं बता पाएगा। तो सब आप परिवेश से जोड़कर सिखाएंगे, गारंटी है बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ तो याद आएगा, है ना। जब आपने रुचि यहाँ पर डेवलप कर दी और अगर आपने बच्चे को मोटिवेट भी कर दिया, बस काम बन गया आपका, मानो। ठीक, और उससे भाषा की अलग अलग छटाएं हों। अगर उसमें भाषा की अलग अलग छटाएं होंगी, तो अभी आपने पढ़ा है कि अलग अलग होने पर, भाषाएं होने पर, अगर आपकी क्लास में एक से ज़्यादा भाषाएं, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास आपका होता है। क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। दोनों चीज़ें आपको यहीं पर मिल गई। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। निम्न में से बच्चे का भाषिक क्षमता का आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या होगा? मैं तो कभी उससे नहीं कहूँगी कि बेटा परिभाषा लिखिए। इतना तो देखिए, परिभाषा तो मुझे खुद भी याद नहीं होती, मैं बच्चे को क्या कहूँगी? संज्ञा को परिभाषित कीजिए, ये भी नहीं कह सकती। शब्दों के, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण बिल्कुल नहीं कहूँगी। भाषा जो है आपका, सॉरी, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए आप क्या करेंगे? कहानी लिखवाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ संज्ञा शब्द आ गए, तो मैं 2 क्यों लिखवाऊंगी जब यहाँ पर मुझे 4 मिल रहे हैं? यहाँ से बच्चे को ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा? इन संज्ञा शब्दों से, बादल से, आसमान से, चिड़िया से, बच्चों से, इनका प्रयोग करते हुए मैं एक कहानी लिखवाऊंगी बच्चों से। अब यहीं पर आप उस बच्चे का क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। आकलन यानी कि असेसमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकता है, बताइए? पाठों की संख्या से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्रभाव पड़ेगा, है ना। अगला देखते हैं हम यहाँ पर। अगला आपसे है बहुभाषिकता।
बताइए, बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। मैं कभी इस चीज़ को बाधा नहीं मानूंगी। और हमेशा आप नेगेटिव का जो आपके ऑप्शन है सीटेट की परीक्षा में जैसे बैठेंगे, इस चीज़ को पहले से आप कर लिया करिए सॉल्व करते टाइम। पहले जो नेगेटिव चीज़ें उनको हटा ही लीजिए, ठीक है। यही ज़िंदगी में करना है, जो नेगेटिव चीज़ें उनको हटाइए, अपने उनको दूर भेजिए, टाटा बाय बाय करिए कि भाई आप जाइए, हम कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर लाइए। तो ये क्या है, भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन की तरह आपके लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों। मैं तो कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी और आप भी नहीं करोगे, आई थिंक, है ना। अगला आपसे क्या कहे, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। क्या आप कहेंगे, बताइए आपका क्या विचार है। आपका विचार होगा कि मैम बच्चों के परिवेश से जुड़े होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम उनके परिवेश से जो हैं उनको जोड़कर सिखाएं, व्यवहारिक चीज़ों को लेकर सिखाएं। क्या सिखाएं, व्यवहारिक चीज़ों को लेकर सिखाएं, ठीक। अगला देखिए, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। अगेन देखिए, आपसे मैं कहूँगी कि सीटेट की परीक्षा में क्वेश्चन आपका जो है बदल दिया जाता है, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो वही के वही हैं। बहुभाषिकता से क्या होता है, पहले भी पूछा गया, रोज़ आपसे यही पूछा जा रहा है, लेकिन आपसे तरीका चेंज कर दिया गया है ना। तरीका क्या होगा, बदल दिया गया। कह रहे हैं कि बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने में हतोत्साहित करती है, शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, भाषा शिक्षण में आपकी बाधक है। आपके काफ़ी बाधक नहीं हो सकता है ये चीज़, है ना। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। मूल्यांकन की परंपरा को निर्वाह करना, ऐसा तो देखिए आपके अंदर होना नहीं चाहिए। आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से, आपके अंदर आप क्या उद्देश्य लेके चले होंगे, तब जाके आप मूल्यांकन कर रहे हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रणाली जो प्रक्रिया है इसको अपनाना। आप ये देखेंगे कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आप समझेंगे, उस हिसाब से जो आपके शिक्षण की पद्धतियां हैं उनको आप जो है बदलेंगे। अगर आपका बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो आप अपनी शिक्षण पद्धति को बदलने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यही आपका है। अगला देखिए, उच्च कक्षाओं में आपका क्या है, साहित्य साध्य और भाषा कौशल साधन। केवल छंद अलंकारों को समझने में प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा कौशल साध्य और साधन है साहित्य। भाषा की पाठ्यपुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताइए उच्च कक्षाओं में क्या होगा, तो उच्च कक्षाओं में आपका जो है भाषा कौशल जो है आपका क्या है, साध्य। भाषा कौशल क्या होता है, उद्देश्य है आपका, साध्य का मतलब उद्देश्य, और साधन क्या है, साहित्य है। दैट्स इट। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, पढ़ी गई कहानी का समूह में नाट्य रूपांतरण, आपके विज्ञापन और पोस्टर, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से आपका क्या उपयोगी नहीं होगा। देखिए ये उपयोगी है, ये भी आपका बेस्ट है कि पढ़ी गई कहानी का जो है समूह में नाट्य रूपांतरण। अगर आप नाट्य रूपांतरण करवा देंगे तो कितनी अच्छी लर्निंग होगी बच्चों की, है ना। सूचना, डायरी, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है बच्चों को, है ना। भाषा विकास नहीं होने वाला है, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। आइए देखते हैं किस पर निर्भर करता है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो सीटेट की परीक्षा में पूछे गए, अपने मन से मैंने कुछ नहीं लिया है। ऑप्शन ए मैं खा गई, है ना। आइए, कभी कभी मैं भी ना, ऑप्शन ए है ही नहीं यहाँ पर, चलिए मैं लिख ही देती हूँ। पहला ऑप्शन है आपसे आकलन की औपचारिकता पर। क्या है, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है आकलन की औपचारिकता पर। आगे ऑप्शन देखते हैं, आगे है संचार माध्यमों पर, पाठ्यपुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर। बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं, बस थोड़ा सा सोचिए, हाँ थोड़ा सा और सोचिए अभी। हाँ, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर किस पर करता है, ये आपके समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। वेरी गुड। जिनका आंसर डी था वो उनके लिए मेरी तरफ से एक काजू बर्फी, ठीक। जिनका आंसर गलत था उनसे कहूँगी कि अभी आप सीखिए थोड़ा सा और, ठीक। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा के आकलन के लिए
के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें। भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें। समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख और कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें। अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें, क्योंकि अब बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर है, इतना उसको आना चाहिए। अब अगला देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। बताइए, आप कह सकते हैं कि भाषा सीखने का अर्थ है उस भाषा की क्या, उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। अभी मैंने आपको संस्कृति समझाया है। संस्कृति क्या है? किसी भी समाज में व्याप्त गुणों को ही संस्कृति कहते हैं, है ना। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगला है आपसे, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि उनकी प्रगति से माता पिता की भूमिका कैसी है। उनकी प्रगति में आपके शिक्षकों की भूमिका कितनी है, वे क्या जानते हैं, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। आप यहाँ पर पोर्टफोलियो के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आता है। एक बार आप पोर्टफोलियो के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो होता है ना, वो बच्चे की प्रगति बताता है। प्रगति का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आज बच्चे का जो है किस तरीके से बच्चे ने सीखा, आज बच्चे को कितना आ रहा है, अब इसने प्रोग्रेस कितनी की है, क्या प्रोग्रेस की भी है कि नहीं की है। तो इसी प्रोग्रेस को दिखाता है बच्चे की, क्या दिखाता है? प्रोग्रेस को। तो क्या करेगा? उनकी प्रगति को दिखाता है कि किस प्रकार प्रगति हो रही है बच्चों की, ठीक। यही पोर्टफोलियो में होता है, याद रखना है अब अपने माइंड में। अगला है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो आपके जो कहानी, कविता और जो गीत हैं और जो नाटक हैं, इनके माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति, जो आपके सांस्कृतिक धरोहर है, इससे जुड़ते हैं। क्योंकि कहानी, कविता और गीत और जो नाटक होते हैं, इनके माध्यम से अपने जो सांस्कृतिक धरोहर है, हम इसको शो करते हैं। क्या करते हैं? इसको शो करते हैं, ठीक। जैसे आप साउथ की मूवी देखते होंगे, साउथ की मूवी में क्या करते हैं, ये हमेशा अपनी संस्कृति को दिखाते हैं। हर मूवी को आप देखिएगा साउथ की, चाहे एक्शन मूवी हो, चाहे कैसी भी मूवी हो, ये अपनी संस्कृति को हमेशा माइंड में रखते हैं। इनका भोजन भी हमेशा, आप देखना साउथ की मूवी, अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं, आप बता सकते हैं। तो साउथ की मूवी में आप भोजन देखेंगे तो उनका भोजन जो है बिल्कुल वो टिपिकल साउथ जैसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ इंडियन की तरह ही होगा, भोजन भी वैसा ही होगा। सबसे बड़ी बात है पहनावा, पहनावा उनका साउथ के जैसा ही होगा। लेडीज़ को देखेंगे बहुत पूरी तरीके से उसी परिधान में रहती हैं मैक्सिमम, है ना। वो अपनी संस्कृति को यहाँ पर दिखा रहे हैं मूवी के थ्रू। ऐसी कहानी, कविता, गीत और नाटक के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं, ओके। अगला देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, कभी नहीं। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। बताइए आप क्या कौन सा यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इसमें तो कुछ सोचना है नहीं है, बताइए। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे ना छोड़ा जाए, ये आपका भाषा की कक्षा में जरूरी है। सभी को एक समान माना जाए, सबको साथ में लेकर चला जाए। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। बताइए कि लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें से क्या होगा। तो ये तो नहीं होगा, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने बातें सुनी हैं, जो आपने पढ़ी हैं और जो उससे समझी हैं, उन बातों को अपनी स्वाभाविक खुद की लिखित भाषा में जो है आपको लिखना है, खुद की भाषा में यहाँ पर लिखना है। अभिव्यक्ति यानी रिप्रेजेंट करना, तो खुद की भाषा में लिखना, ठीक। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। तो इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित आपका किया जा सकता है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर
भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में आप क्या तर्क देंगे, आपके क्या विचार होंगे यहाँ पर? आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आप अपने विचार प्रस्तुत कर ले गए तो आप सही कर लेंगे। इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? इसका आपका उद्देश्य होता है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। ठीक, द्रुत गति से यानी कि तेज तीव्र गति से। अगला है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, कविता की राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ये दो तो पहले ही रिजेक्ट हो गए आपके, है ना। जो सी और डी हैं इनको तो आप कभी नहीं मानेंगे, हटाइए इनको। सामाजिक और राजनीति में तो जाना नहीं है, ठीक है। टीचर हैं आप, टीचर को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। तो कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ये आपका करेक्ट है। ठीक, अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगला क्या है आपसे, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक होगा आपका बताइए? पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए, ये भी नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, पाठ्यपुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन बचा है? सी बचा है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। अगर समावेशी कक्षा बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं इनका उपयोग किया जाए। इससे जो आपके ऐसे बच्चे हैं, जो आप समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी दृश्य श्रव्य सामग्री में, है ना। आगे आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार देना। बताइए आप क्या करेंगे इनमें से? बहुत सिंपल सा है ये तो। 31 का आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपसे कहना है समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक का क्या होना चाहिए? जो पहले किया है वही आपको यहाँ पर कर लेना है, कौन सी बड़ी बात है। अगला आपसे क्या है, अगला है क्वेश्चन, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ठीक, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है और सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो पूनम अगर अपनी कक्षा में पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रही है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रख रही है। क्या कर रही है? सभी बच्चों के इंटरेस्ट का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। ठीक, अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अगला आपसे कुछ इस तरीके से है, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा, व्याकरण की जानकारी। तो कक्षा 8 के बच्चों का अगर आपको सतत आकलन करना है तो इसके लिए क्या जरूरी है? भाषा प्रयोग की क्षमता जरूरी है। आप याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, भाषा संबंधी गृह कार्य। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित क्या करेगा? तो यहाँ पर शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया यहाँ पर प्रभावित करता है। तो प्रिय अध्यापक और अध्यापिकाओं, आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया यहाँ पर मैटर करता है, प्रभावित करता है आपके बच्चों को। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है अभ्यास पत्रक, पाठ्यपुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य। तो बाल साहित्य आपका सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपसे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, आकलन, पाठ्यपुस्तक। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है आपका वो क्या है? शिक्षण प्रक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आपका है कौन सा है? आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता या कागज की गुणवत्ता। कागज की गुणवत्ता से क्या ही फर्क पड़ता है, कागज की गुणवत्ता कैसी भी हो, है ना।
तो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, अगला देख लीजिए यहाँ पर। और जो आकर्षक चित्र हैं तो ये आपके छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो संकेत के माध्यम से सीखते हैं। गैने का सोपानिक सिद्धांत पढ़ा है आप लोगों ने। गैने के सोपानिक सिद्धांत में आपकी पहली अवस्था, जो आपकी पहला जो सोपान है वो आपका संकेत अधिगम होता है। ये सबसे निम्नतम होता है ना, इसको सबसे निम्नतम माना गया है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर संकेत के माध्यम से सीखते हैं, है ना। अगला देखिए, अगला है आपसे, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों को पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं। तो पत्र पत्रिकाएं क्या हो सकती हैं, आप बताइए, आसानी से बता सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं साधक हैं। क्या हैं? साधक हैं। ठीक, अगला यहाँ पर देख लीजिए। अगला है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या श्रुतलेख। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। बच्चों की भाषा का आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री का पर आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कुछ इस तरीके से है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, देखते हैं, जो कैसी होनी चाहिए, सरल भाषा हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो आपका ऑप्शन यही होगा कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर अगर देती हैं तो ये क्या होंगी, पठन पाठन के अंत में सबसे अच्छी अभ्यास गतिविधि हो सकती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब आपकी समझ यहाँ पर इस तरीके से विकसित हो गई होगी, आपने इस चीज़ से अनुकूलन कर लिया होगा कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है ना। आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं हो रही होगी अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, क्या ऐसा कुछ जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र। बताइए इसमें से प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए आपका क्या महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए आपसे क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना, अलंकारिक यानी सजाना सजाना, ठीक है। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? सोच के देखिए इस चीज़ को, एक सेकंड आप सोचिए तो आप समझ जाएंगे। संदर्भानुसार मतलब उसी के संदर्भ के अनुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, इससे क्या होगा, बच्चे समझ जाएंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे, 1 मिनट दीजिएगा, अब आपको दिखेगा पूरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इस तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म में दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइए आप यहाँ पर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि प्रश्न क्या है, कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण, लेस इम्पॉर्टेंट, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो बताइए क्या होगा, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, ये लेस इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक, यहाँ पर व्याकरण को आपको महत्व नहीं देना है इतना ज़्यादा। अगला आपसे देखिए क्या है, अगला है बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? क्यों विकसित की जाती है आपकी अतिरिक्त पठन सामग्री? पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने और सामान्य भाषा में वृद्धि के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने
और आपके साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए बच्चों के में अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? आप बताइए इनमें से। पढ़ने में रुचि जगाने के लिए, है ना। अगर बच्चे का इंटरेस्ट जागेगा तो बच्चा पढ़ ले जाएगा। देखिए एक चीज़ को समझिएगा, जैसे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभिप्रेरणा को महत्वपूर्ण माना गया है। किसको? अभिप्रेरणा को। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। सपोज करिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जिसको आपने फुल्ली मोटिवेट कर दिया पढ़ने के लिए। आपकी क्लास का कोई बच्चा है, ये कोई स्टूडेंट है, ठीक है। इस स्टूडेंट को आपने फुल्ली मोटिवेटेड कर दिया पढ़ने के लिए, ठीक। बच्चा मोटिवेटेड है लेकिन बच्चे के अंदर रुचि नहीं है। इसके अंदर क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। अगर बच्चे में इंटरेस्ट नहीं होगा तो बच्चा कुछ देर तो मोटिवेट रहेगा, उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए कर लेगा, लेकिन ये चीज़ जो है परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि बच्चे की रुचि नहीं है। रुचि जहाँ होगी बच्चे का मोटिवेशन अपने आप वहाँ पर रहेगा, ठीक। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। फिर से मैं समझा देती हूँ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सीखने में महत्वपूर्ण आपका अभिप्रेरणा को माना गया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभिप्रेरणा के साथ साथ आपकी रुचि भी होनी चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए जो अभिप्रेरणा है ये आपके सीखने की सीढ़ी का प्रथम सोपान माना गया है। ये मान के चलिए आपकी सीखने की सीढ़ी है। ध्यान से देखिएगा, ये जो सीढ़ी है इसका जो प्रथम सोपान है, ये प्रथम सोपान है, ये प्रथम सोपान है आपका सीखने का। ये आपकी अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा है। प्रथम चरण का है या प्रथम सोपान, कुछ भी कहें, ये आपकी अभिप्रेरणा है। अब बात आती रुचि। फिर क्या है? तो रुचि जो है ना, इस सीखने का आधार है। इस सीखने का आधार, ये जो आधार है ना, इसी पर तो ये आपकी नसैनी, ये जो आपकी है, आपकी सीढ़ी है, उसको नसैनी समझिए, सीढ़ी जो भी आप समझ पाएँ, ये सीढ़ी जो है इसी पर तो टिका हुआ है। ये चीज़ किस पर टिकी है? अगर यही नहीं होंगे तो आप बताइए कि क्या ये चीज़ टिक पाएगी? कभी नहीं टिक पाएगी। तो यही है आपकी रुचि। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, है ना। रुचि क्या है, इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अगर मैं इस चीज़ को टिकाना चाहूँ तो हवा में नहीं टिका पाऊँगी, उसके लिए ये बेस आधार ज़रूरी है। यही आधार है हमारी रुचि। सीखने का आधार ही रुचि है। क्या है? सीखने का आधार रुचि है। आप सोच के देखिएगा, मैं इसको अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ। दिवाली के बाद मेरा चैनल डाउन होने लगा, ठीक। डाउन होने के बाद मेरे मम्मी पापा ने उस चीज़ को देखा, चूँकि मम्मी पापा ऑब्जर्व करते हैं, हालांकि खेती किसानी का काम करते हैं, पर इतना गणित उनको आती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उनको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि ये देखिए जनरल सी बात है कि इतनी मेहनत की जा रही है, उस टाइप से रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर डिमोटिवेशन होता ही है। और चूँकि मुझे और भी काम करने होते हैं, कई सारी जिम्मेदारियाँ, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं बयां भी नहीं कर सकती यहाँ पर। और तो वो सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि बेटा पीछे नहीं हटना है, तुमने इतनी मेहनत की है, तुमने ना दिन देखा ना रात देखा, तुमने बहुत मेहनत की है, तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है और अच्छे से जाओ प्रयागराज और फिर से अपनी मेहनत करो, अपनी पढ़ाई करो, ये भी करो अपना। तो मैं मोटिवेट हो गई। अगर यहाँ पर मेरी रुचि नहीं होती, अगर मेरी यूट्यूब में रुचि नहीं होती, आपको पढ़ाने में अगर मेरी यहाँ पर रुचि नहीं होती, तो मैं कभी भी यूट्यूब पर फिर से वापस नहीं कर पाती, ये बिल्कुल तय है। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मम्मी पापा ने मुझे मोटिवेट किया, लेकिन मेरी रुचि इतनी ज़्यादा है इस चीज़ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, इसीलिए मैं उसी ऊर्जा के साथ पुनः खड़ी हुई कि अरे एक बार ही तो डाउन हुआ है, फिर से कर लेंगे। कितनी बार डाउन होगा, फिर से करेंगे, प्रयास करते रहेंगे अपनी तरफ से, एक ना एक दिन तो वो दिन आएगा ना, ज़रूर आएगा। तो यही आपको मैं समझा रही हूँ कि रुचि होना कितना आवश्यक है। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब रुचि को इतना मुझे डिटेल में समझाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी जितना आज मैं समझा दिया है, ठीक। नसैनी तो देखी है ना आप लोगों ने, नसैनी देखी हो, हर किसी के घर में होती है। अरे नसैनी वही, जैसे एक फ्लोर है यहाँ पर, आप जो है ये जो है लास्ट मतलब फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर आप इसको कहेंगे, ये फर्स्ट फ्लोर आपका होगा, ठीक। अगर इस पर चढ़ना है तो सीढ़ी का यूज़ करते हैं, टंकी अंकी देखना है तो हम सीढ़ी का यूज़ करते हैं, मतलब नसैनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो होती है आपकी, ठीक। अगला देखिए, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक में क्या आवश्यक नहीं है बताइए? व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विविधताओं का ज्ञान, रसायन का ज्ञान। रसायनों का ज्ञान भाषा शिक्षक में मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए ऐसा, क्योंकि आप केमिस्ट्री के टीचर नहीं हैं यहाँ पर, आप एक भाषा शिक्षक के टीचर हैं। आपके लेख भी ठीक ठाक होने चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती एकदम बिल्कुल मेकअप वहाँ पर लगा होना चाहिए, लिपि पुती नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आए, बस इतना ही बहुत है। अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो फिर तो बल्ले बल्ले है।
तो रसायन का ज्ञान तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आवश्यक ही नहीं है। निर्वल का विलोम है, बताइए निर्वल का विलोम क्या होगा आपका? सवाल होगा, सिंपल सी बात है। अगला देखिए, किसी दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है। अगला आपसे है प्रोजेक्टर में, जो आपके ओवरहेड प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर होते हैं उनमें, स्लाइड जो आपके प्रोजेक्टर होते हैं उनमें, या अपारदर्शी प्रेक्षक का मतलब है आपके प्रोजेक्टर, या फिर आपके एपिडाइस्कोप में, फिल्म स्ट्रिप में। तो बताइए इनमें से आपका किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का जो ट्रांसपेरेंसी है इनका प्रयोग होता है? तो जो आपका बेसिकली ये थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ डिफरेंट क्वेश्चन है। ये ओवरहेड जो आपके प्रोजेक्टर होते हैं इनमें होता है। ठीक, अगर थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अगला देखिए, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होगा? आप बता सकते हैं कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, क्योंकि जहाँ पर सुनने और बोलने की आज़ादी होगी वहाँ पर वो अपने विचारों को रख पाएंगे, और जब उनके अंदर विचार होंगे ना तो उसी विचार को व्यक्त करने के लिए भाषा भी है उनके पास होगी ही। ठीक है, तो भाषा जब होगी तभी वो विचार कर पा रहे हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखिए, आपसे क्वेश्चन है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार से सामान्य रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्क संगत कथन। तो यहाँ पर क्या होगा? अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब होता है जहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन ना हो, कोई जहाँ पर कोई नियम ना हो। आप इस चीज़ को समझिए, जहाँ पर कोई रूल ना हो, नियम ना हो। ठीक, तो जैसे हम कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर कौन सी नियमबद्धता है? हम कुछ भी यहाँ पर बोलें। लेकिन औपचारिक का मतलब है जहाँ पर नियम हो, जहाँ पर प्रतिबद्धता हो। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो ये डी तो नहीं है भाई। आपके जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं इनकी जो यूज़ है बेसिकली इसीलिए हो रहा है कि जो आपके बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किया जा रहा है, बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे पिछड़ जाएंगे। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है इसको क्या करना? रुचिकर बनाना, बच्चों का इंटरेस्ट जगाना। ऑडियो विजुअल एड्स से होता क्या है, आप बच्चों का इंटरेस्ट यहाँ पर जगा सकते हैं। जैसे कोई अमूर्त चीज़ अगर आपको समझानी है तो आप बच्चों को अमूर्त चीज़ें भी सिखा सकते हैं दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से। क्या? अमूर्त चीज़ें, अमूर्त यानी जो दिखती नहीं है ना। अब आप कहेंगे कि मैम आप भी तो नहीं दिख रही हमें, तो आप भी अमूर्त हैं। तो अमूर्त को ऐसे समझिए कि जिसका कोई निश्चित स्वरूप होता है। ठीक, तो वही समझाने के लिए आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। और ये रही आज की आपकी प्रैक्टिस। मैं आशा करती हूँ कि आप जो है इस प्रैक्टिस को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके लिए हेल्प कर रही होगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हेल्प करना चाहिए, इससे आपको सीखना चाहिए। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।